पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। 12,000 करोड़, जिसके अंदर मैं और विल्सन साहब इस उम्मीद से जाने वाले हैं कि हम वहां पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, देश के जो मुद्दे हैं वहां पर आवाज उठाएंगे। क्यों बनाया गया है? जब तुम्हें खुद पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, जब तुम्हें खुद पार्लियामेंट के अंदर किसी को बिठाना नहीं है, हमको बुलाना है, हाउस एडजर्न करना है, घर पे जाना है, तो आज आपके हर चीज के ऊपर रोक लगाई जा रही है। वो तय करेंगे कि आपने क्या बोलना है, आपने क्या पहनना है, आपने क्या खाना है। मैं आपको ये कहूंगा, 1 साल बचा हुआ है। 2024 के अंदर अगर दोबारा मित्रों अगर विराजमान हो गए तो समझ लेना कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये शब्द इतिहास का एक हिस्सा हो जाएगा कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो सुनो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। मैं आज इसके जरिए पैगाम देना चाहता हूं, ये मुल्क मेरा था, मेरा है और इंशाअल्लाह क़यामत मेरा। मैं वजीर आजम हूं, मैं पंत प्रधान हूं, मैं आऊंगा और अपनी मर्जी के हिसाब से बोलूंगा, नहीं होता है। यहां पर मौजूद जितने भी लोग देश भर से आए हुए हैं, मैं महज 5 घंटे के लिए दिल्ली आया हूं, सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, और ये पैगाम देने के लिए आया हूं, ये बताने के लिए आया हूं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि ये मुल्क, ये देश मेरा है। बोलने में अगर मैं ये कहूं कि ये मुल्क मेरा भी है, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी लाचारगी दिखा रहा हूं। मैं पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं, ये मुल्क मेरा है। और वो वक्त आया है कि हम सबको ये सोचना है, ये डट के बोलना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आज इस मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, कैसे खौफनाक हालात से हम गुजर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस हॉल के अंदर बैठे हैं हम, अगर अचानक उसकी छत गिर जाए तो हम वैसे भी मरने वाले हैं। तो अगर जीना है तो लड़ के जीना है। और मैं समझता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस से हमें एक सबक लेकर उठना चाहिए। यहां पर जब मैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन विषयों के ऊपर चर्चा होने वाली है, तो जब पढ़ रहा हूं तो पढ़ने में, बोलने में, सुनने में कितना अच्छा लगता है। सुनिए एक सब्जेक्ट क्या कहता है। अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकार और शासन प्रशासन की वर्तमान नीति। कितना अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। दूसरा सब्जेक्ट है अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले और कानूनी कार्रवाई। ये सब्जेक्ट ही गलत है। बात सिर्फ हमले तक रहनी चाहिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो होती ही नहीं है। अल्पसंख्यक विरोधी मीडिया प्रोपेगेंडा। जो लोग मुझे जानते हैं, सिर्फ मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से आप मुझे पहचानते हैं। मैं आपको मेरा एक तारुफ ये भी कराना चाहता हूं। मैं 24 साल पत्रकार था। मैं 12 साल एक महाराष्ट्र के बड़े न्यूज़पेपर में
एज ए जर्नलिस्ट था, और उसके बाद 12 साल में एनडीटीवी के साथ काम किया हूं। और जब कुछ दिन पहले खबर आई कि पत्रकारिता का आखिरी जो स्तंभ बचा हुआ था, जो सही मानों में पत्रकारिता कर रहा था, वो भी अडानी साहब खरीद कर लेकर गए, तो फिर सवाल ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस मुल्क से जो हमारे एक एक पिलर्स है डेमोक्रेसी के, वो पिलर्स को या तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। मीडिया आपने पूरा अपने हाथ में ले लिया, और लेना भी चाहिए। कोई भी होशियार बिजनेसमैन और कोई भी राजनीति में रहने वाला, जिसे ये भ्रम हो चुका है कि मैं अब ऊपर हूं तो जिंदगी भर ऊपर रहूंगा, नीचे आऊंगा ही नहीं। बेसिक न्यूटन की थियरी है, एवरीथिंग दैट गोज अप हैज टू कम डाउन। और आप इस गलतफहमी के शिकार में जी रहे हैं कि अब मैं ऊपर हूं तो ऊपर ही रहूंगा। आप ऊपर है, अब ऊपर ही रहिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए नहीं ले रहा हूं, आप वैसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे। मीडिया गया, और कल जो हमारे पिलर्स है एग्जीक्यूटिव, 12,000 करोड़ रुपए की कल पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। 12,000 करोड़ रुपए, जिसके अंदर मैं और विल्सन साहब इस उम्मीद से जाने वाले हैं कि हम वहां पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, देश के जो मुद्दे हैं वहां पर आवाज उठाएंगे। क्यों बनाया गया है? जब तुम्हें खुद पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, जब तुम्हें खुद पार्लियामेंट के अंदर किसी को बिठाना नहीं है, हमको बुलाना है, हाउस एडजर्न करना है, घर पे जाना है, हम आते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि हम चर्चा करने के लिए नहीं आते। पार्लियामेंट के अंदर कोई मेंबर आता है और साइन कर देता है, पार्लियामेंट चलो या ना चलो, 2,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि हम 4 दिन अगर आ जाए, सिर्फ साइन करके चले जाए, तो 8,000 रुपये। इस मुल्क के अंदर आज ऐसे कितने कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो महीना काम करते हैं और उन्हें 8,000 रुपये मिलते हैं। कल आप देखेंगे इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, कौन सुप्रीम है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट, जो मालिक है, जिसके इशारे के ऊपर पूरा पार्लियामेंट चलता है, पूरी लोकसभा चलती है, वो स्पीकर है। मैं वजीर आजम हूं, मैं पंतप्रधान हूं, मैं आऊंगा और अपनी मर्जी के हिसाब से बोलूंगा, नहीं होता है जब तक आपको स्पीकर इजाजत नहीं देता है। आप खुद फैसला कर लेंगे कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। कल आप देखिएगा कि कितने कैमरेस लगाए जाने वाले हैं, सबको दूर रखा जाएगा, कोई नहीं आना मेरे करीब में। ये बातें मुझे इसलिए बताना जरूरी है कि आज इस देश के अंदर जो चल रहा है, किसी ने अपनी तकरीर के अंदर यह कहा कि जिनसे हम उम्मीदें करते हैं, जो पार्टीज माइनॉरिटीज के बारे में बात करती है, नहीं सर, हर जात का, हर धर्म का, हर मजहब का
एमपी सत्ताधारी पक्ष के अंदर भी बैठा है, और वो उस मुकाम के ऊपर अगर गए हैं तो उनके समाज की वजह से गए हैं। और अगर वहां जाकर तुम अपने समाज को भूल जाओगे, तुम्हारे समाज के ऊपर हो रही जुल्म ज्यादतियों को भूल जाओगे, कौन आवाज उठाएगा? वजीर आजम मेरे भी है, प्राइम मिनिस्टर मेरे भी है, लेकिन मदुराई के अंदर एक हाथी मर जाता है, किसी एक मंदिर का हाथी मर जाता है, और वजीर आजम उसके बारे में ट्वीट करते हैं, तो मेरे मन में यह सवाल होता है, क्या मणिपुर में मरने वाले क्रिश्चियंस, मणिपुर में मरने वाले अगर हिंदू भाई भी है तो उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? तुम हाथी के लिए ट्वीट कर रहे हो, लेकिन एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है? बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो है, हम बटे हुए हैं, हम बटे हुए हैं। अरे एक बार एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, एक बार बनकर खड़े तो रहो। एमपी बनना कोई आसान बात नहीं है, जिंदगी लगा देते हैं लोग। मेरे शहर से पिछले 20 सालों से लगातार शिवसेना का एमपी आता था। हम सोचते कि हम तो शिवसेना को वोट नहीं देते, हम तो कांग्रेस को देते, हम तो एनसीपी को देते, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी से जीत कर आती शिवसेना। एक दिन हमने कहा कि चलो यार, एक बार अपनी ताकत आजमाते हैं कि कितना है करके। मैं उतर रहा हूं मैदान के अंदर, ये समझ जाओ कि तुम्हारा वोट बेकार जाने वाला है, डालो तो सही, ऐसा डाले कि सीधा पार्लियामेंट के अंदर भिजा दी। ये अगर हम सब कर पाए, देखिए डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर, लोकतंत्र के नाम के ऊपर सारा पावर जो है वो कहां है? आप क्या समझते हैं? अब्दुल रहमान साहब मानेंगे मेरी इस बात को, बिहार से आते हैं। मुझे मालूम है कि एक आईपीएस, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मेहनतें करने के बाद आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनता है। लेकिन उनका बॉस वो अनपढ़ भी रह सकता है, वो अनपढ़ भी रह सकता है, क्योंकि अगर एक प्यून की नौकरी अगर आज चाहिए तो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, 9वीं पास होना चाहिए। लेकिन एमएलए बनना है तो आप, एमपी बनना है, कोई नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन नहीं बदला जाएगा, क्योंकि अगर बदल दिए तो विल्सन साहब आपको भी मालूम है 70% पार्लियामेंट खाली हो जाए। अगर पढ़ाई का नियम लगा दिया जाए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का नियम लगा दिया जाए, आज माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बिशप साहब, जब पार्लियामेंट के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन का बिल लाया गया था कि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आ रहे हैं, तो उस वक्त मंत्री ने खड़े रहकर यह कहा था कि ये जो पैसा लाया जा रहा है, इसका पूरा मकसद जो था वो आज पिछले कई सालों से, 70 सालों से, 75 सालों से इस देश के अंदर अगर इस देश को पढ़ाने का किसी ने काम किया है तो वो कॉन्वेंट स्कूल्स क्रिश्चियन लोगों ने किया। लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि नहीं, वो पैसा आ रहा है तो उसका इस्तेमाल जो है वो कन्वर्जन के लिए किया जा रहा है, कन्वर्ट करने के लिए ये पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिनिस्टर कहता है, मेरा स्पीच है उसमें पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर मैं खड़े रहकर ये कहा था
कि मैं कॉन्वेंट स्कूल होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा हूं कि किसी स्कूल में आपने कन्वर्जन का काम किया है, किसी को कन्वर्ट करने का काम किया है। लेकिन बिल लाया गया सिर्फ इसी मकसद, इसी इरादे से कि कॉन्वेंट स्कूल्स को कैसे हम परेशान किया जाए, क्रिश्चियन कम्युनिटी को कैसा परेशान किया जाए। मैं खुद अपने शहर के अंदर देखता हूं, जितने अच्छे स्कूल्स हैं वो सब कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज चला रहे हैं, लेकिन उनको टारगेट किया जाए। मुसलमानों का जिक्र होगा तो हम कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। हर रोज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में 50, पिछले 3 महीनों के अंदर 50 ऐसी रैलीज की गई थी जिसके अंदर साधु संतों को भगवे कपड़े पहनाकर भेजा गया था और मकसद यह था कि स्टेज के ऊपर खड़े रहो और जितनी गालियां दे सकते हैं, जितना भड़काने का काम कर सकते हैं करो। नतीजा क्या हुआ, या आखिर में सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि द गवर्नमेंट इज इंपोर्टेंट, द गवर्नमेंट इज इंपोर्टेंट, टेक एक्शन। यह सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कार्रवाई करो अगर कोई हेट स्पीच कर रहा है। कितनों को अरेस्ट करेंगे? कभी सुने हैं आपने, कभी सुने हैं आपने कि जो लोग भरी महफिलों के अंदर कभी हमें निशाना बना रहे, कभी आपको निशाना बना रहे, कभी दलितों को, कभी बुद्धिस्ट को, कभी क्रिश्चियंस को, कभी मुसलमानों को। मुसलमान तो फेवरेट ही है, हमारे बगैर तो खाना ही हजम नहीं होता जब तक हमें गालियां नहीं देंगे। और अब तो होड़ लगी हुई है, बड़ा नेता बनना है, जो ज्यादा गाली देगा तो बड़ा बनेगा। अब ऐसे हालात के अंदर हमने खामोश बैठना, हमने सुनना, हमने बर्दाश्त करना या हमने लड़ना। मुझे नहीं मालूम कि आपका एजेंडा क्या कहता है। मेरा एजेंडा यह कहता है कि मैं जब तक इस मुल्क के अंदर हूं अपने अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा, मैं आवाज उठाता रहूंगा, क्योंकि कुछ नहीं भी करके अगर वो चाहे तो कुछ भी केस बना सकते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर क्यों नहीं हम लड़े। आज अफसोस इस बात का है, 2014 के बाद देखिए सियासत अपना रंग, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से। मैं एक बात बहुत ही संजीदगी के साथ ये कहना चाहता हूं और बड़े दिल से ये कहना चाहता हूं कि कभी ना कभी तो ये सरकार हटेगी, कभी ना कभी तो ये जुल्म और सितम के जो बादल हैं वो छटेंगे। एक दौर था जब निचला तबका जो था, जो अनएजुकेटेड लोग थे, जो इलिटरेट थे, झोपड़पट्टियों में रहते थे, पहले सिर्फ भड़काने का काम उन्हें किया जाता था। ये नीचे के तबके के लोगों को भड़का दो। एजुकेटेड क्लास इसका शिकार कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एजुकेटेड क्लास का जो रवैया है, आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर कैसा भरा पड़ा रहता है। आप जरा सा आजमा लीजिएगा, नहीं आजमाए होंगे तो सिर्फ आज डाल दीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर कि नहीं, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड बी इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्पीकर। देख लीजिएगा एजुकेटेड क्लास का कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई लॉजिकल बात नहीं, बस भक्ति के अंदर इतने चूर हो चुके हैं कि कोई कुछ नहीं कहना।
हमारे आका को, हमारे साहब को, हमारे देव को कोई कुछ नहीं कहना। कब तक हम लोग सुनते रहेंगे? ये सियासी जलसा नहीं है, वरना सियासी जलसों के अंदर मैं ये कहता हूं कि 75 साल तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुमको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आज मैं जो हालात देखता हूं मॉब लिंचिंग की घटनाओं के ऊपर, क्या मुझे नहीं लगता है, क्या आपको नहीं लगता है कि किसी बेकसूर एक इंसान को पकड़ के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है? कभी ये कहा जा रहा है कि तुम ये पहनोगे नहीं, तुम हिजाब पहनोगे नहीं, तुम बुर्का पहनोगे नहीं, तुम्हारे फ्रिज के अंदर क्या है, तुम कौन सा गोश्त खाओगे नहीं खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम क्या बोलोगे। ये भी हमारे लोकसभा के हमारे मित्र है नाबा कुमार सरानिया साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। तो आज आपके हर चीज के ऊपर रोक लगाई जा रही है। वो तय करेंगे कि आपने क्या बोलना है, आपने क्या पहनना है, आपने क्या खाना है। मैं आपको ये कहूंगा, 1 साल बचा हुआ है 2024 के अंदर। अगर दोबारा मित्रों अगर विराजमान हो गए तो समझ लेना कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये शब्द इतिहास का एक हिस्सा हो जाएंगे, इतिहास का हिस्सा हो जाएंगे। ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? हर रोज ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और हम ये कहते हैं कि अगर 75 सालों के अंदर इस मुल्क ने तरक्की की है, अगर हम भाईचारगी की तरह रहे हैं, आपकी जात अलग, आपका धर्म अलग, आपका मजहब अलग, लेकिन हम सब एक भारतीय बनकर रहे हैं, तो सिर्फ वो संविधान की वजह से। लेकिन आज लड़ाओ क्रिश्चियंस को हिंदुओं से, हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को बुद्धिस्ट से, मराठाओं को इनसे उनसे, यही काम, यही एजेंडा चल रहा है। लोग खुशियां जब मना रहे थे कि कर्नाटक हार गए, ये शुरुआत हुई, मुझे चिंता सताने लगी। और यकीन मानिए इसके ऊपर आपको भी गौर करना, जब दिखाने के लिए कुछ रहता नहीं है कि हम ये अच्छा काम किए हैं, तो सबसे आसान हथियार होता है दंगे करवाना, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना। यही एजेंडा का हिस्सा बन जाता है। और मुझे ये डर, ये खौफ सताता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 की लालच के अंदर न जाने कितने और बेकसूरों की लाशों को गिराया जाए, कितने शहरों के अंदर दंगे भड़काए जाए। राहुल डंबाले साहब ने मेरे बारे में कहा, रामनवमी की एक रात पहले मेरे शहर में एक इलाके में दंगा हुआ, जहां रामनवमी के मौके पे राम मंदिर के ऊपर हमला किया गया। रात के 1:30 बजे जब मुझे ये खबर मिली, मैं खुद उतरा वहां पर। मैंने बहुत कोशिश की किसी तरीके से उसको कंट्रोल करूं, लेकिन जब मेरे से भी कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं उस मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो गया और मैंने ये कहा कि कुछ भी हो जाए, कितने मरते हैं, कितने जीते हैं, लेकिन मंदिर को हाथ नहीं लगाने दूंगा। क्योंकि मुझे मालूम था
एक मंदिर पे ये निशाना होता, दूसरे दिन कितने मस्जिदों को निशाना बनाया जाता। और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको पत्र लिखकर यह कहता है कि इसकी इंक्वायरी कराइए, एक हाईकोर्ट के जज से, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से आप इंक्वायरी कराइए, कोई जवाब नहीं आता है। मजबूरन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने वजीर आजम, अपने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखता है, अपने देश के होम मिनिस्टर को लेटर लिखता है, अमित शाह साहब को, कि आप इसकी इंक्वायरी कराइए। मोदी जी का एक जवाब आता है मुझे एक लाइन का, आपका पत्र मिला मुझे, आपका पत्र मिला मुझे, ये जवाब मिलता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, मैंने आपकी खैर खैरियत तो पूछा नहीं कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसा प्रचार चल रहा है, आपका सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया। मैंने आपसे एक दंगे की जांच की मांग की जिसमें 2 लोगों की जान गई, और जब सरकार खामोश बैठती है तो क्यों मैं ये नहीं कहूं कि ये दंगा कराने के अंदर तुम्हारा ही हाथ था। वरना कराओ, अगर है हिम्मत तो कराओ। मैं बताऊंगा कि कैसा पुलिस की गाड़ियों को रोका गया था वहां पे पहुंचने से, कैसा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रोका गया था वहां पहुंचने। सब एविडेंस है, जानते हैं। इसके चक्कर में पड़ो मैं 24 साल पत्रकार था, पुराना हिसाब किताब निकाल देगा तो अपनी बात लग जाएगी, तो इसकी खामोशी। हालात तो ये हो गए हैं दयाल साहब कि जुल्म के सारे हुनर अब हम पर ही आजमाए जाते हैं, जुल्म भी हम ही सहते हैं और जालिम भी हम ही कहलाए जाते हैं। ये आज ऐसे हालात से हम गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस एक शुरुआत है हम लोगों को इकट्ठा होने की, और साथ में मिलके, कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा, हम सबको ये बोझ उठाना है, लड़ना है, और हाथ से हाथ मिलाकर अगर हम लोग एक ताकत बनकर एक जंजीर की तरह खड़े रहेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छी अच्छी ताकतें झुक जाती है। और मैं समझता हूं ये झुकाने का मौका है, ये लड़ने का वक्त आया है, हम सबको लड़ना है, हम सबको मिलजुल कर इसका रास्ता कैसे निकाला जाए इसके ऊपर विचार करना है। आप कितना भी जुल्म कर ले, आप कितना भी ये सोच ले कि हम इन पर जुल्म करेंगे, और खास तौर से हमें हर दूसरे दिन ये कहा जाता है, हर दूसरे दिन कहा जाता है, और जैसे जैसे अब इलेक्शन के दिन करीब आएंगे तो दिन में 2 मरतबा कहा जाएगा कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो सुनो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। मैं आज इसके जरिए पैगाम देना चाहता हूं, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक मेरा